नमस्कार। आज हम एक ऐसी उलझन पर बात करने वाली हैं जिससे शायद ही कोई बचा हो। चिंता, वो बेचैनी, वो घबराहट जो कभी हल्की होती है, कभी हमें पूरी तरह जकड़ लेती है। हाँ बिल्कुल, ये तो आजकल बहुत आम बात हो गई है। हमारे पास मार्था बेक की किताब चिंता से मुक्ति, शांत जीवन की कुंजी का हिंदी सारांश है और हम इसी स्रोत के जरिए चिंता की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। ये स्रोत हमें एक अलग नजरिया देता है, चिंता को सिर्फ एक दुश्मन की तरह देखने के बजाय उसे समझने का। हाँ, ये अप्रोच काफी अलग है ट्रेडिशनल तरीकों से। तो आज का हमारा मकसद है इस स्रोत के आधार पर समझना कि चिंता आखिर है क्या भला, क्यों ये हमारी जिंदगी में इतनी जगह बना लेती है और सबसे जरूरी इससे आगे बढ़कर वो कैसे हासिल करें जिसे स्रोत सच्ची शांति कहता है। सच्ची शांति। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। हाँ, और शुरू में ही ये साफ करना जरूरी है, जैसा स्रोत इशारा करता है, कि ये चिंता को सिर्फ एक दिमागी गड़बड़ी या क्या कहते हैं बीमारी की तरह नहीं देखता। ये उससे कई ज्यादा बुनियादी चीज की तरफ ध्यान दिलाता है। अच्छा, मतलब सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है। नहीं, स्रोत इसे हमारे जीने के अंदाज से, हमारी सोचने की बनावट से और खास तौर पर हम अपने भविष्य को कैसे देखते हैं उससे जोड़ता है। ये हमारी कल्पना शक्ति के इस्तेमाल का सवाल भी है एक तरह से। कल्पना शक्ति, इंटरेस्टिंग। और अहम बात यह है कि यहाँ लक्ष्य सिर्फ नकारात्मक विचारों को चुप कराना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि स्रोत के मुताबिक मंजिल है जिंदगी के उतार चढ़ाव के बीच रहते हुए भी अंदर से एक ठहराव, एक संतुलन पाना, जिसे सच्ची शांति या ट्रू काम कहा गया है। ये चिंता के न होने से ज्यादा कुछ है। अच्छा, तो ये सच्ची शांति चिंता के गायब होने से अलग है। ये दिलचस्प है। तो फिर स्रोत के हिसाब से ये चिंता का बीज पड़ता कहाँ है, मतलब शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? स्रोत बताता है कि ये सब तब शुरू होता है जब हमारा दिमाग, जो असल में भविष्य की योजना बनाने के लिए बना है, वो अटक जाता है। वो भविष्य में झांकता है और वहाँ सिर्फ खतरा, नाकामयाबी या किसी किस्म का दर्द देखने लगता है। हाँ, वो फ्यूचर ट्रिपिंग जिसे कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि जैसे ही दिमाग को ये काल्पनिक खतरा महसूस होता है, हमारा शरीर ऐसे प्रतिक्रिया करता है जैसे खतरा सचमुच सामने खड़ा हो। हम तुरंत लड़ो या भागो वाले मोड में चले जाते हैं। वो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। हाँ वही, मतलब दिल जोर से धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं, मांसपेशियां खिंच जाती हैं, शरीर पूरी तरह तैयार हो जाता है एक अनदेखे दुश्मन से लड़ने या भागने के लिए। और यहीं पर वो बात आती है जिस पर स्रोत काफी जोर देता है कि ज्यादातर चिंता जो हमें रोजमर्रा में महसूस होती है, वो असलियत की वजह से नहीं, बल्कि हमारे मन में चल रही कहानियों की वजह से होती है। वो कहानियां जो हम लगातार खुद को भविष्य के बारे में सुनाते रहते हैं। तो ये कहानियां ही असली खलनायक हैं एक तरह से, कह सकते हैं। पता है दिलचस्प बात क्या है यहाँ? हमारा दिमाग इन भविष्य की काल्पनिक कहानियों को कितनी गंभीरता से लेता है। वो इन्हें सिर्फ सोच नहीं मानता, बल्कि एक आने वाली सच्चाई की तरह महसूस करता है। ओह, ये प्रक्रिया इतनी ताकतवर होती है कि एक काल्पनिक डर और हमारी अभी की ठोस सच्चाई के बीच की लकीर को मिटा देती है। इसीलिए वो चिंता, जो शायद सिर्फ एक बुरा ख्याल है, हमें इतनी असली और भारी महसूस होती है। हमारा पूरा वजूद उस काल्पनिक डर पर प्रतिक्रिया देने लगता है। हाँ, ये महसूस किया है कई बार, बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ स्रोत चिंता को दो हिस्सों में बांटता है ना? ये समझने में शायद मदद करे कि कौन सी चिंता पर ध्यान देना है। हाँ, ये क्लासिफिकेशन जरूरी है। पहली है वो जिसे स्रोत प्रैक्टिकल चिंता कहता है। ये असली ठोस वजहों से जुड़ी है। जैसे अगर किराया देने की तारीख पास है और पैसे कम है, तो चिंता होना प्रैक्टिकल है, समझ आता है। या अगर कोई जरूरी काम अधूरा है, तो उसकी फिक्र होना लाजमी है। ये हमें काम करने की प्रेरणा दे सकती है। सही, ये एक्शन लेने के लिए प्रॉम्प्ट करती है। लेकिन दूसरी और ज्यादा आम है काल्पनिक चिंता। ये पूरी तरह हमारे मन की उपज है उन क्या होगा अगर वाली कहानियों पर टिकी हुई। जैसे क्या होगा अगर मैं इंटरव्यू में अटक गई, क्या होगा अगर लोग मेरी बात पे हंसें, क्या होगा अगर मैं हमेशा अकेली रह गई। ये भविष्य की वो नकारात्मक तस्वीरें हैं जिनका शायद असलियत से कोई लेना देना ही ना हो। ये व्हाट इफ वाला जाल। और स्रोत साफ कहता है कि हमारी ज्यादातर परेशानी, तनाव और दुख की जड़ यही काल्पनिक चिंता है, प्रैक्टिकल वाली नहीं। और काल्पनिक चिंता इसीलिए इतनी भारी और थकाने वाली होती है क्योंकि जैसा स्रोत बताता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। एक असली समस्या का तो चलो समाधान ढूंढा जा सकता है, पर मन की बनाई कहानी का कोई अंत नहीं।
ये हमारे अपने ही विचारों से खुराक पाती है और बढ़ती चली जाती है। एक बुरा ख्याल दूसरे को खींच लाता है, फिर तीसरा, एक लूप बन जाता है। बिल्कुल। और क्योंकि ये समस्या ही काल्पनिक है, इसका कोई सीधा बाहरी समाधान नजर नहीं आता, इसीलिए अक्सर लोग चिंता के इस कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंसा हुआ महसूस करते हैं। ये समझना जरूरी है कि ये काबू से बाहर क्यों महसूस होती है, क्योंकि ये हमारे ही अंदर पैदा हो रही है और खुद को ही मजबूत कर रही है। ठीक है, तो हमने चिंता की जड़ें समझ ली, खासकर ये काल्पनिक कहानियों का जाल, ये जानना जरूरी था। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, इससे निकलें कैसे? क्या स्रोत हमें सिर्फ समस्या बताकर छोड़ देता है या रास्ते भी सुझाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत सिर्फ विश्लेषण नहीं करता, वो समाधान पर भी उतना ही जोर देता है और कुछ बहुत कारगर, रोजमर्रा में अपनाए जा सकने वाले तरीके बताता है। अच्छा, तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका जो स्रोत सुझाता है और जिसे अक्सर बहुत अहम माना जाता है, वो है सचेतनता, माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस, हाँ, ये शब्द आजकल बहुत सुनने में आता है, लेकिन इसका मतलब क्या है इस संदर्भ में? इसका सीधा सा मतलब है जानबूझकर अपना ध्यान वर्तमान पल में लाना, बिना किसी लाग लपेट या जजमेंट के। ओके। अपनी आती जाती सांसों को महसूस करना, शरीर में क्या हो रहा है उस पर ध्यान देना, अपने आसपास की आवाजों को सुनना, जो भी विचार या भावनाएं आ रही हैं उन्हें बस देखना, जैसे आकाश में बादल आ जा रहे हों, उनमें उलझना नहीं। तो जब मन भागे भविष्य की चिंता में? हाँ, स्रोत कहता है कि जब भी आप देखें कि मन भविष्य की चिंता वाली कहानी में उलझ गया है, तो बहुत धीरे से, बिना खुद को कोसे, अपना ध्यान वापस अभी और यहाँ ले आएं, शायद अपनी सांस पर या पैरों के नीचे जमीन के एहसास पर। ये अभ्यास धीरे धीरे दिमाग को वर्तमान में टिकने की आदत डालता है। ये सुनने में तो आसान लगता है। हाँ, पर इसके पीछे गहरा विज्ञान है। सचेतनता का तंत्रिका विज्ञान हमें बताता है कि ये सिर्फ एक अच्छी सोच नहीं, ये असल में हमारे ब्रेन के काम करने का तरीका बदल सकती है। जब हम चिंता में होते हैं तो हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम, वो एमिगडाला, ज्यादा सक्रिय हो जाता है और सोचने समझने वाला हिस्सा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, थोड़ा दब जाता है। अच्छा। सचेतनता ठीक इसका उल्टा करती है। ये भविष्य पर अटके दिमाग को शांत करती है, अलार्म सिस्टम को धीमा करती है और सोचने समझने वाले हिस्से को मजबूत करती है। ये सचमुच दिमाग की वायरिंग को धीरे धीरे बदलने जैसा है, उसे चिंता के पुराने पैटर्न से हटाकर शांति और स्पष्टता की तरफ ले जाने जैसा। ये एक तरह की दिमागी कसरत है। तो ये ध्यान लगाना सिर्फ शांत बैठने जैसा नहीं है, ये दिमागी मांसपेशी बनाने जैसा है। बिल्कुल सही समझा। ये सक्रिय रूप से दिमाग को प्रशिक्षित करना है कि वो काल्पनिक भविष्य के डर से हटकर वर्तमान की सच्चाई में स्थिर रहे। अच्छा, ये हुई पहली तकनीक। दूसरा तरीका भी मुझे बहुत दिलचस्प लगा, अपने विचारों को चुनौती देना। अब देखिए, असली मजा यहाँ आता है, क्योंकि हम अक्सर अपने डरावने ख्यालों को सच मान लेते हैं। स्रोत कहता है ऐसा मत करो। हाँ, ये बहुत पावरफुल है। तरीका ये है कि जब भी कोई चिंता वाला नकारात्मक विचार मन में आए, उसे पकड़ें, उसे लिखें और फिर एक जासूस की तरह उससे सवाल पूछें। क्या ये ख्याल 100% सच है? क्या मेरे पास इसके सच होने का कोई ठोस सबूत है या ये सिर्फ मेरी भावना है? अच्छा सवाल है। क्या ये सिर्फ मेरा डर या मेरी कोई पुरानी असुरक्षा बोल रही है? क्या मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि भविष्य में ठीक वैसा ही होगा जैसा ये ख्याल बता रहा है? क्या कोई और संभावना नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। ये सवाल सोचने पे मजबूर करते हैं। स्रोत दावा करता है कि जब हम ईमानदारी से इन सवालों का सामना करते हैं तो अक्सर पाते हैं कि हमारे सबसे डरावने विचार असल में ठोस तथ्यों पर नहीं, बल्कि अनुमानों, डर और बुरी कल्पनाओं पर टिके होते हैं। ये प्रक्रिया उन काल्पनिक कहानियों की हवा निकालने में मदद करती है जिनका हमने पहले जिक्र किया था। हाँ, और इससे एक अहम सवाल सामने आता है कि हम अपनी भावनाओं के बहकावे में आने की बजाय उनमें आलोचनात्मक सोच कैसे ला सकते हैं। ये तकनीक हमें यही सिखाती है। मतलब विचारों को शक की निगाह से देखना। हाँ, बिल्कुल। ये सीधे उन काल्पनिक कहानियों पर हमला करती है। ये उन्हें सिर्फ महसूस करने के बजाय तर्क और सबूत की कसौटी पर कसती है। ये हमें सिखाता है कि हम अपने विचारों से अलग हैं। हम उन्हें देख सकते हैं, परख सकते हैं और जरूरी नहीं कि उन पर यकीन करें। ये विचारों से उनकी भावनात्मक शक्ति छीनने का एक तरीका है, उन्हें ज्यादा वस्तुनिष्ठ रूप से देखकर। जैसे किसी ने सोचा मीटिंग खराब हुई तो नौकरी जाएगी, तो चुनौती देना, मतलब पूछना, क्या पिछली बार मीटिंग थोड़ी कमजोर होने पर नौकरी गई थी? क्या बॉस ने ऐसा कुछ कहा है या ये सिर्फ मेरा सबसे बुरा डर है? ये वाकई शक्तिशाली लग रहा है, हालांकि इसमें अभ्यास लगेगा।
यकीनन। अब तीसरा तरीका शरीर पर वापस आता है, शरीर से जुड़ना। स्रोत इस पर क्यों जोर देता है? क्योंकि चिंता सिर्फ दिमाग में नहीं होती, वो पूरे शरीर में महसूस होती है। वो लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया याद है, वो शरीर को तनाव में डाल देती है। हाँ, मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, सांस। हाँ, मांसपेशियां अकड़ जाती हैं, सांस उथली हो जाती है, पेट में गड़बड़ महसूस हो सकती है। ये सब शारीरिक लक्षण हैं। हाँ बिल्कुल। तो स्रोत कहता है कि अगर चिंता शरीर में महसूस होती है तो उसका समाधान भी शरीर के जरिए ढूंढा जा सकता है। योग, ध्यान, गहरी सांसें लेना, प्रकृति में घूमना या कोई भी हल्की फुल्की कसरत जो आपको पसंद हो, ये सब तरीके चिंता के शारीरिक लक्षणों को कम करते हैं। इसका कनेक्शन सीधा है। जब हम जानबूझकर अपने शरीर को आराम देते हैं, जैसे गहरी सांस लेकर या
एक ज्यादा गहरा, ज्यादा संतोषजनक और अर्थपूर्ण जीवन जीना मुमकिन हो पाता है। एक ऐसा जीवन जो बाहरी हालात की दया पे कम और हमारी अपनी अंदरूनी स्थिरता पर ज्यादा निर्भर करता है। बहुत खूब। तो इस चर्चा के आधार पर सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक आखिरी सवाल या विचार छोड़ते हैं। हाँ, ये विचार हो सकता है। अगर चिंता अक्सर भविष्य की उन कहानियों से उपजती है जो शायद सच न हो या दूसरों के मूल्यों पर जीने से आती है, तो आज, सिर्फ आज, अपनी असली अभी की सच्चाई में या अपने किसी एक सच्चे निजी मूल्य में अगर आपको ये ज्यादा रिव्यू मजबूती पसंद से आया टिके हो रहने के तो लिए चैनल को कौन सा लाइक, एक शेयर छोटा सा और ठोस सब्सक्राइब कदम जरूर उठाया करें। जा सकता है। बस और एक छोटा याद सा कदम रखिए, आज के लिए। स्टे हार्ड। सोचने वाली बात है।